ग्रीन कवर खत्म करते जा रहे हैं, बच्चों की हमारी सांसें नीलाम हो रही हैं। सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव करने की जगह उनको खत्म करने की ये पॉलिसी कौन आइडिया दे रहा है, ये मैं जानना चाहूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज के मेहमान हमारे साथ डॉक्टर सारिका वर्मा, आम आदमी पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता या फिर ये कहा जाए बासापुर विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं। अगर मेडिकल लाइन की बात करें तो आईएमए में गुड़गांव सचिव भी हैं। यह सामाजिक कार्य करने के लिए बहुत ही जानने वाली एक नाम, एक अच्छा चेहरा है। खासकर इन्होंने अरावली पर कई बार मुद्दे उठाए, सरकार से कई बार लड़े, परंतु आज डॉक्टर सारिका जी, क्या लगता है आपको अरावली पर सरकार का क्या रुख है? आप किस प्रकार से अरावली को देख रहे हैं इस समय? मुझे लगता है कि इस बार जो सरकार ने लगातार पिछले 3-4 सालों से बहुत कोशिश करी है कि अरावलीज को ख़त्म करके उनसे पैसा बनाया जाए। पैसे बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अरावलीज जो है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अगर उसको भी ख़त्म कर देंगे तो पूरा दक्षिण हरियाणा जो है वो डेजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस समय जो अभी 2 दिन पहले आदेश दिया है अरावलीज को बचाने के लिए, मैं उसका बहुत अच्छी सराहनीय आदेश है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से कि हर चीज़ में पैसे बनाने का ना सोचा जाए, बिल्डर माफिया को, हमारे जो बच्चों का फ्यूचर नीलाम ना किया जाए। जिस तरह अरावलीज का खनन हो रहा है, जिस तरह माइनिंग माफिया चल रहा है, जिस तरह पेड़ कट रहे हैं, पिछले 2 वर्षों में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक हरियाणा में 450 स्क्वायर किलोमीटर ग्रीन कवर खत्म हो चुका है। गुड़गांव शहर में देखें तो 2.5 स्क्वायर किलोमीटर, 2.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ग्रीन कवर खत्म हो गया है। आप एक तरफ वी आर लिविंग इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, और आप ग्रीन कवर खत्म करते जा रहे हैं, बच्चों की हमारी सांसें नीलाम हो रही हैं। बिल्डिंगें तो बहुत सारी बन जाएंगी, लेकिन बच्चे सांस कैसे लेंगे? हरियाणा की सरकारी विद्यालयों की अगर बात की जाए तो आज ऐसा एक स्टेटमेंट सामने आया है सारिका जी कि 500 रुपये आप दीजिए सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए, और प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने के लिए आपको 1100 रुपये दिए जाएंगे छात्र को। कितना सत्य है, क्या कहते हैं इसको लेके आप? मैंने अखबार में पढ़ा था, हमारे मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट है, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जब से एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट, हर राज्य को इस पे काम करना होता है। दिल्ली सरकार 25% अपना पूरा रेवेन्यू एजुकेशन पे स्पेंड करी, और आज भी अखबार में आया है कि 4 साल पहले कोई एक दिल्ली के बल्ली महाराज में स्कूल था जो टूटा फूटा था, उन्होंने कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज करके उसको अर्थक्वेक प्रूफ बना के फर्स्ट क्लास स्कूल बनाया है। आज के पेपर में दोनों फोटो डली होगी, 4 साल पुराना और आज। अगर एक हमारा नेबरिंग स्टेट है जो एजुकेशन पे इतना काम कर रहा है, तो हरियाणा सरकार को सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव करने की जगह उनको ख़त्म करने की ये पॉलिसी कौन आइडिया दे रहा है, ये मैं जानना चाहूँगी। आप ये देखिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे को 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। सरकारी स्कूल में बच्चा कौन जाता है? आपका मेरा बच्चा नहीं जाता। हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं ना बच्चे, वो भी नहीं जाते हैं, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं अगर 10, 12, 15 हज़ार कमा रहा हूँ तो 2,000, 4,000 रुपये प्राइवेट स्कूल को देकर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ, उसको एक अच्छी शिक्षा दूँ और वो अच्छे शिक्षित होकर अच्छी नौकरी के लिए तैयार हो। लेकिन जो गरीब से गरीब आदमी है, जो लेबरर क्लास है, जो कहीं कुछ नहीं कर पाता, वो उसको प्राइवेट सरकारी स्कूल में डाल रहा है। उनका भी खून निचोड़ के 500 रुपये सरकार वसूल करना चाहती है। अब ये पॉलिसी इन्होंने बना दी है कि अगर वो गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में डालता है तो 1100 रुपये प्राइवेट स्कूल को दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, बाकी पैसा कौन देगा? ये अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो बेसिकली उनकी ये कोशिश है कि जिस तरह हजारों सरकारी स्कूल पिछले 8 साल में इन्होंने खत्म किए हैं, क्योंकि खट्टर सरकार की पॉलिसी रही है जिस स्कूल में भी 25 बच्चे से कम पढ़ते हैं उनको वही बंद कर देते हैं। 1000 से ज़्यादा स्कूल तो पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने बंद किए हैं। तो जिस उल्टा देखिए दिल्ली स्कूल में ऐसा हो रहा है कि टीचर्स जो है आसपास जाके लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करें कि आप आइए, जुड़िए। 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ पे जो सरकारी स्कूल का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो इम्प्रूव नहीं कर रहे, उल्टा स्टेटस इतना कम कर दे रहे हैं कि जो बच्चे कुछ स्कूल है वो भी बंद हो जाए।
मुझे तो ये लगता है कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स को ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकारी स्कूल की जो लैंड है उसको अक्वायर करके उनको प्राइवेटाइज करने की ये स्कीम लग रही है, क्योंकि जनता का तो इससे कोई भला नहीं होने वाला। वर्तमान में महंगाई और भ्रष्टाचार को लेकर जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी इस समय शांत क्यों है? आम आदमी पार्टी इस पे बिल्कुल शांत नहीं है। 10 दिन पहले भी हमारा बहुत बड़ा इस पे आंदोलन हुआ था, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट मार्च था, 2,500-3,000 लोगों ने उसमें ज्वाइन किया था। और अब फिर महंगाई पे महिलाओं के साथ मिलकर क्या हुआ है, आपने जो प्रोटेस्ट किया था ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी एक अपने आप में गुड़गांव में ताकत बन गई है, या फिर वो महंगाई के विरोध था? महंगाई के विरोध ही काम कर रहे हैं। हम हमेशा से मुद्दों की बात कर रहे हैं। जब हम लोग 50 लोग थे, अब 500 लोग हुए, अब 2,000 लोग हो गए। हमारे हमेशा मुद्दे ही पर ही चर्चा होती है। भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई थी वहां पर, भ्रष्टाचार पे भी चर्चा हुई थी, और महंगाई पे 5 अगस्त को महिलाओं का बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है और उस पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों सारिका जी, मेरे को एक समझ में नहीं आता, राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पर शक्ति प्रदर्शन करती हैं उसका लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि लोगों को दिखता है कि हर आदमी जो है अंदर ही अंदर पिस रहा होता है कि भाई मेरा कोई काम नहीं होता, भ्रष्टाचार हर तरफ बढ़ रहा है। पर जब कोई पार्टी उस मुद्दे को उठाती है तो सब लोगों को, जो आम नागरिक है जो बैठे हुए हैं, वो ये देखते हैं कि हाँ भाई जो मेरी पीड़ा है वो कोई और भी समझ रहा है और कोई एटलीस्ट ऑपोजिशन वाले इसको उठा रहे हैं। और मीडिया के जरिए आपके माध्यम से लोगों को ये बात फैलती है कि फलाना पार्टी इस मुद्दे को बहुत महत्वपूर्ण समझती है और हर चीज भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। अरविंद जी ने कहा था हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, राजस्व की कमी नहीं है। अगर जो पैसा जाता है भ्रष्टाचार पे उसको खत्म कर दिया जाए तो हमें हर चीज फ्री देने की हमारे पास ऑप्शन है। आज दिल्ली सरकार देखिए 12,000 करोड़ रुपीस का फ्री बिजली पानी सब्सिडी और फ्री बस देने के बाद भी दिल्ली सरकार कैग रिपोर्ट के मुताबिक ओनली गवर्नमेंट इन इंडिया है जो प्रॉफिट में चल रही है। बाकी हरियाणा सरकार जो कुछ फ्री नहीं देती है वो वहां पे नुकसान में चल रही है, वो डेट में चल रही है। सारिका जी, मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपनी पत्रकार दृष्टि से देखता हूँ कि हमें कहीं ये फ्री फ्री बोलना बंद ही कर देना चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा होता तो जनता ही का है। नहीं, फ्री की बात यह है कि जैसे अरविंद जी कई बार कह चुके हैं, आज भी उनका स्टेटमेंट था महंगाई इतनी ज्यादा है, उस पे आपने दही पे भी जीएसटी लगा दिया, पनीर पे भी जीएसटी लगा दिया, पैक्ड फूड पे भी लगा दिया, आटे पे भी लगा दिया, हर चीज पे जीएसटी। मतलब जीएसटी से तो हर चीज महंगी होगी। तो जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास है, वो पिस जाता है। उसमें अगर उसको आप स्कूल फीस माफ कर दो, स्कूल की फीस अच्छी बढ़िया एजुकेशन उसको मिल जाए, एक एक बच्चे का 4,000 रुपए उसका बचता है, 8,000 रुपये महीना उसका ये बच गया। आप उसकी महिला अगर बाहर जाती है, बस का ट्रैवल उसका फ्री हो गया तो 1,200-1,500 रुपये महीना वो बचता है। हेल्थ पे अगर आपको मोहल्ला क्लिनिक जाए, सारे टेस्ट आपके मुफ्त में हो जाते हैं। मुफ्त ये मतलब है सरकार प्रोवाइड कर रही है, इट्स अ वेलफेयर स्टेट। ये कॉन्सेप्ट सभी जो विकसित देशों में हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है। और दिल्ली सरकार इकलौती सरकार है पूरे देश में जो अपने सिटीजन्स को सब कुछ दे रही है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, और उसके बावजूद भी मुनाफे में चल रही है। इसीलिए सिंगापुर और बाकी देशों के गवर्नमेंट हमें बुला रही है कि भाई बताओ क्या मॉडल है, हम भी इसको फॉलो करें। ये अलग बात है कि हमारी जो राजनीति चल रही है, गंदी घटिया राजनीति चल रही है कि अरविंद जी को वहां जाके, विदेश में जाके भारत का नाम रोशन नहीं करने देंगे, एक अच्छा मॉडल दिखाने नहीं देंगे, कहीं भारत को वावाकार ना मिल जाए। उनके जाने से अगर वो जाते विदेश में और अपना मॉडल पूरे वर्ल्ड में दिखाते, आपको नहीं पता, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसमें रोक लगा दिया कि आप तो सीएम हैं, आप मेयर की कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकते। ऐसा घटिया मजाक राजनीति में नहीं होना चाहिए। एक जब देश की बात होती है तो देश कम्स फर्स्ट, और हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए कि हमारे एक मुख्यमंत्री जाके एक मॉडल दिखा रहा है और पढ़े लिखे देश हमसे सीख रहे हैं कि किस तरह मिनिमम पैसे में अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ दिया जा सकता है। आप डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर आप इस समय अगर गुड़गांव की बात की जाए तो कहाँ पर, किस पायदाने पर है गुड़गांव का स्वास्थ्य और यहाँ का सिविल हॉस्पिटल? निरीक्षण होते रहते हैं, लोग बाग नेतागण आते हैं, बड़े बड़े देखते हैं, परंतु कार्य वहीं पर थमा हुआ है। देखिए, गुड़गांव की एक बहुत खास बात है कि ये एक मेडिकल हब है। एक यहाँ के 5 किलोमीटर में रेडियस में 25 बड़े कॉर्पोरेट शानदार हॉस्पिटल हैं। कोई भी मंत्री मिनिस्टर, प्राइवेट ऑब्वियसली, तो कोई भी मंत्री मिनिस्टर आता है वो यहीं एडमिट होता है, इलाज कराता है, चले जाता है। जनता के लिए जो सिविल हॉस्पिटल बनाया हुआ है,
जो 3-4 साल से बंद पड़ा हुआ है उसकी कोई बात नहीं करता। मैं चाहूंगी कि अगर कोई भी मिनिस्टर एडमिट होना चाहे तो उसको सिविल हॉस्पिटल में होना चाहिए। जब सिविल हॉस्पिटल में मंत्री एडमिट होगा ऑटोमेटिकली उसका स्तर इंप्रूव होगा, वहां पे सब फैसिलिटी मिलेंगी, वहाँ आईसीयू होगा, वहाँ ऑक्सीजन दिया जाएगा। कुछ नहीं है, हर पेशेंट को रेफर टू सफदरजंग, रेफर टू दिल्ली, रेफर टू रोहतक कर दिया जाता है। बड़ी दुखद बात है कि आज के डेट में पूरे गुड़गांव में आप डिस्ट्रिक्ट में अगर आप एक बच्चे का ऑपरेशन करना चाहो वो नहीं हो सकता। आपको ये बात पता है? पूरे यहाँ पे पीडियाट्रिक आईसीयू नहीं है, पीडियाट्रिक वेंटिलेटर नहीं है। मैं कई वर्षों से ये बात उठा रही हूँ, एक भी बच्चे का ऑपरेशन हरियाणा गुड़गांव के हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं किसी अस्पताल में बैठा था, नाम नहीं लूंगा, परंतु वहां पर सीएमओ इतना दबाव प्राइवेट हॉस्पिटल पर बना रहे हैं जो कि कोविड काल में लोगों की मदद करने के लिए आगे खड़े थे, सरकारी व्यवस्थाएं फेल थी। तो आप देखिए सीएमओ को, वीरेंद्र यादव को ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, क्या डॉक्टरों पर दबाव बनाना चाहिए? सर ऐसा है कि मैं किसी भी व्यक्तिगत ऑफिशियल पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी। सीएमओ ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनके साथ कोविड कमेटी में थी, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स में थी, आईएमए के क्योंकि मैं सेक्रेटरी हूँ, मिल के काम किया है। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत योगदान रहा है कोविड को डील करने में, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही फेल थे, आपको पता है। नर्सिंग होम्स, छोटे हॉस्पिटल, इन सब ने बहुत काम किया है। ये दुखद बात ये है, और आपके माध्यम से मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करना चाहती हूँ कि जो सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था एपिडेमिक एक्ट में कि कोई भी अगर डॉक्टर पे हाथ उठाता है तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और उस पर 1 साल की सजा है, अप टू 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख रुपए तक फाइन था। और अब ये जो है ये ऑर्डिनेंस को ये नहीं इंक्रीज करे। आरटीआई की कल खबर आई, छपी है कि आरटीआई के तहत पता चला है कि इस ऑर्डिनेंस को ये एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं। अब फिर से डॉक्टर जो है बेचारे बिना प्रोटेक्शन के काम करेंगे। और आपको पता है कि गुड़गांव शहर में ही पिछले 2 हफ्ते में कितने वाकया हो चुके हैं। कभी डॉक्टर को पकड़ लिया जाता है, कभी डॉक्टर को 12-12 घंटे हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल दिया जाता है। डॉक्टर्स पे वायलेंस लगातार बढ़ रहा है, और इसके ऊपर हमने पेटिशन भी किया जिसके 1.4 मिलियन सिग्नेचर्स भी आ चुके हैं। हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि दे शुड बी अ सेंट्रल लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स, ताकि कोई भी डॉक्टर पे हाथ ना उठा सके। बात कर लेते हैं निगम चुनाव की। निगम चुनाव में अभी समय है, क्योंकि जो चुनाव पिछला हुआ था सितंबर में हुआ था, अब उनकी डेट बढ़ा के, क्योंकि अभी जनगणना भी नहीं हुई, जनगणना साथ में उसके बाद फिर वार्डबंदी होगी, और वार्डबंदी के बाद तब ये चुनाव होगा। परंतु सरकार को आप कैसे देख रहे हैं? सरकार अपने इस चुनाव को भी खींच के 6-7 महीने, जैसे फरीदाबाद को खींच के 1 साल कर दिया। आप सुने हैं पंचायत चुनाव अभी तक नहीं हुआ, कैसे देखते हैं आप ये सब? मुझे तो लगता है सरकार तो डरी हुई है। जब जनता इनके कामों से इतनी त्रस्त है, जब जनता को पता चलता है कि यहाँ पे आप कोई सेक्टर में देख लीजिए, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे रोड टूटी नहीं हुई है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ नालियां ब्लॉक नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ बारिश होने पर इतना जल भराव नहीं हो जाता, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है गुड़गांव का जहां पे कूड़े के ढेर नहीं लगे हुए। आज सुबह भी मैं आ रही थी तो 3 किलोमीटर के रेट में 4-5 जगह तो मैं ओपनली दिखा चुकी हूँ, कई बार फोटो खींच चुकी हूँ, कई बार एमसीजी को टैग कर चुकी हूँ कि भाई इसको रिजॉल्व किया जाए। देयर इज अ हॉरिबल वेस्ट मैनेजमेंट। और जो मेरा जो प्लान है गुड़गांव के लिए, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, गुड़गांव को हम 0 वेस्ट सिटी बना के रहेंगे। हर सेक्टर में वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट होंगे, हर सेक्टर में वही की वही कंपोस्टिंग होगी। भंडवारी का जो इतना बड़ा आज भी कमिश्नर साहब का स्टेटस आया है कि जुलाई तक भंडवारी को खत्म करना था, वो खत्म तो कहीं भी नहीं होगा। रोज वो 2000 टन वहाँ कूड़ा फेंक रहे, कैसे खत्म होगा? सबसे पहले आप वहां पे कूड़ा डालना बंद करें तब तो जाके होगा। और उनकी आप मतलब समझ नहीं आता बुद्धि कैसे भ्रष्ट है। अब वो कह रहे हैं कि हम 2 जगह और फरूख नगर में और एक मोहम्मदपुर में ढूंढ रहे हैं एक और लैंडफिल बनाने के लिए। आपको वेस्ट मैनेजमेंट साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट हर सेक्टर में बना के वेस्ट वही का वही खत्म करना पड़ेगा। पार्टली रिसाइकल हो जाता है, 50% कंपोस्ट हो जाता है, हार्डली 10% जो लैंडफिल में जाना होता है वो इनफ्लेमेबल होता है जिसका हम लोग जला सकते हैं। लेकिन ये जो सरकार है हर तरह से बस पैसे बनाने के भ्रष्टाचार के मामले लगी हुई है। 1000-1200 टन आता था कूड़ा एमसीजी का, वो पर टन पैसा देते हैं इको ग्रीन को। क्या पैसा जो कूड़ा उठाएंगे तो ऑब्वियसली वो तो ज्यादा बढ़ा के करते जाएंगे ना। तो भंडवारी की जो समस्या है, जो पहले 1 पहाड़ था 2 पहाड़ हो गया है, और कूड़े के इशू इतना ज्यादा है कि गुड़गांव की जो हवा है 50% प्रदूषण जो इसी की वजह से है।
तो इसमें चुनाव का कितना क्या है, सरकार इसमें चुनाव करने में डिले क्यों कर रही है, खास वजह इसके अलावा भी कुछ और है क्या? वो तो सरकार ही जाने क्यों वो जनता से इतने डरती है। आपको पता है दिल्ली के एमसीजी चुनाव के लिए अनाउंसमेंट हुई थी अप्रैल में और उसी दिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई आज आप पर्यावरण के लिए चर्चा करते हैं। 1810 एकड़ जमीन मानेसर को लेकर एक विवाद काफी दिनों से चल रहा है। वहां पर एनवायरनमेंट के अगर पेड़ पौधे देखे जाएं तो लाखों की संख्या में है। अगर सरकार उस जमीन को अधिग्रहण कर लेती है और वहां पर इंडस्ट्रियल लगा देगी, मान लीजिए ठीक है, उनको जो भी मुआवजा दे देगी, परंतु वो इसमें जितने पेड़ कटेंगे क्या सरकार उन पेड़ों को छोड़ेगी? दो बातें हैं, सिर्फ मानेसर की नहीं है। ये जो अभी सोना एक्सप्रेसवे बना है उसमें 10,000 पेड़ कटे थे और आज तक वो कॉम्पेंसेटरी रिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ है और ये पेपर्स में दिया हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारे पास जमीन नहीं थी। तो जमीन काटते वक्त, पेड़ काटते वक्त तो आप लिखित में देते हैं कि हाँ हम 20,000 पेड़ लगाएंगे और आज 5 साल बाद जब वो प्रोजेक्ट तैयार है एक भी पेड़ लगा नहीं हुआ। इसी तरह द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए पेड़ कटे, अब आप मानेसर में पेड़ काट रहे हैं। एक एक करके आप जब सारे पेड़ काट देंगे, सारा पानी खत्म कर देंगे, आपको समझ में आएगा कि आप पैसा खा नहीं सकते। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बच्चों की खातिर कह रही हूँ, हमारा ग्रीन कवर बढ़ाइए, कम से कम 10% फॉरेस्ट कवर करिए हरियाणा में, जो कम अभी इस समय 3.6% है। आप पेड़ काटते चले जाइए, काटते चले जाइए, काटते चले जाइए, साथ में ऑक्सीजन मास्क भी सबको प्रोवाइड कर दीजिए क्योंकि आपके सिटीजन जो हैं सांस के लिए तरसेंगे। मेरा और मेरे अपने चैनल की तरफ से भी मैं कहता हूँ कि आप अपने जीवन में 2 पेड़ अवश्य लगाइए। एक पेड़ तो व्यक्ति अपने मरने के टाइम पे भी ले जाता है हिंदू संस्कृति के अनुसार। एक पेड़ समाज के लिए छोड़ के जाइए जो कि आपको शुद्ध वातावरण और ऑक्सीजन दे सके। डॉक्टर साहब का आम आदमी पार्टी का अगर देखा जाए, इसमें बड़े बदलाव हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोगों के चेहरे जुड़ रहे हैं, पदभार भी मिल रहे हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है या फिर पुराने लोगों को बाइकआउट किया जा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी आज की नई आम आदमी पार्टी है या फिर बदलाव की पार्टी है? आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है और कोई भी विचारधारा एक आदमी से शुरू होती है, वो धीरे 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 पूरे देश में फैलती है। अरविंद जी का जो आंदोलन उन्होंने 14 साल किया, एक ओवरनाइट वो सीएम नहीं बने, धीरे 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 लोग चलते गए, वो चलते गए आगे और काफिला बन गया। उस तरह आम आदमी पार्टी का ग्राफ हरियाणा में भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग, अच्छे नामी लोग आ रहे हैं, वो अपनी शक्ति अपने साथ ला रहे हैं, अपने लोग अपने साथ ला रहे हैं। और ये विचारधारा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अगर जिस दिन ये हरियाणा में फैल जाती है, जिस दिन लोग मानने लगते हैं कि हाँ हम बदलाव चाहते हैं, एक ईमानदार विकल्प चाहते हैं, उस दिन हरियाणा का भी विकास होने लग पड़ेगा। यहाँ के स्कूल भी अच्छे होंगे, यहाँ की स्कूल शिक्षा अच्छी होगी, यहाँ के हॉस्पिटल अच्छे होंगे, यहाँ के लोगों को दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए, यहाँ के लोगों को दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा सर्जरी करने के लिए, यहाँ के लोगों को लाखों रुपए हॉस्पिटल में नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ का बदलाव तभी होगा जब लोग मानेंगे कि एक ईमानदार विकल्प लाना है। कांग्रेस और बीजेपी एक के बाद एक हमेशा से आपको परेशान करती रही हैं। इस बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। बदलाव अगर हमने काम नहीं किया तो दोबारा मौका मत देना। यह एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं को यहाँ पर बैठे हुए मुख्यमंत्री पद पर उन्हें सोचना चाहिए कि पर्यावरण की आज गुरुग्राम शहर की क्या स्थिति है। यहाँ से मिलियन सिटी से रेवेन्यू जनरेट सबसे ज़्यादा होता है हमारे हरियाणा के लिए। साथ में स्कूलों की चर्चा भी हुई, अरावली की चर्चा हुई, महंगाई पर चर्चा हुई, और आम आदमी पार्टी का आज रुख क्या है, कहाँ आम आदमी पार्टी है, बदलाव की पार्टी है क्या? तो ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अगर आती है या फिर अपना ग्राफ बढ़ा के किसी पायदाने पर पहुंचती है तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी समाज और देश और हरियाणा के लिए। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। धन्यवाद।